हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की जो आपकी न्यू बुक है एनसीईआरटी की गणित मंजरी, उसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में करेंगे, 3 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो जो आपकी न्यू बुक है गणित मंजरी, इसमें ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया हुआ है। तो सारा जितने भी थ्योरी है, बीच बीच में आपको जो भी कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं वो सारे ही मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा दिए हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 भी चैनल पे अपलोड हो गई है। सो 1.1 के बाद बीच में थोड़ी सी थ्योरी दी है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। हमें क्या करना है, एक ग्राफ शीट लेना है, उसमें एक्स एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और ओ ओरिजिन ड्रॉ करना है। इतना तो ऑलरेडी हमने कर लिया। देन हमसे क्या कहा, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे तो आपको मेंशन करा हुआ है क्लियरली कि एक्स एक्सिस पर -7 0 13 0 तक आपको मार्क करना है। बट अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस ना भी दिया होता तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि एक्स वाई हमने पढ़ा हुआ है कि पहला वाला हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला वाई का होता है। तो वाई 0 है तो एक्स को ही प्लॉट करना है। कहाँ तक देखिए, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में याद हो, राइट साइड सारा प्लस, लेफ्ट साइड पूरा माइनस, ऊपर सारा प्लस, नीचे सारा माइनस। तो क्या है हमारा पहला -7 यानी इस तरफ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए कहाँ तक जाना है, -7 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। पॉजिटिव वाला कहाँ तक जा रहा है देखिए, 13 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ओके, अब फ्रॉम 0 -15 वही सेम चीज, ये x का है, ये y का है। y का क्या है, -15 to 12 ऑन दी y एक्सिस। माइनस नीचे होगा माइनस वाला, तो ये -1 -2 ध्यान रखिएगा, जस्ट पास वाले से ही स्टार्ट करिएगा। -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -15 -12 -13 -14 और -15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ऊपर 2। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कम पड़ गया है स्पेस, एक और ऊपर एरो कर दीजिएगा थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके। ठीक है, सो ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ जो हमें बनाने को कहा था। इसके बाद हमसे क्या कहा, स्केल हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया, यानी एक बॉक्स आपको 1 यूनिट लेना है, वो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द क्वेश्चंस, और आपको एक फिगर दिया है नीचे 1.5, तो आपको ना इससे, इसकी हेल्प से क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे हमसे कहा, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट्स 8 9 11 9 और 11 7। क्या, अगर आपको याद हो, अब ये रियान कहाँ से आ गया, इस यूनिट में है ना। हमने 11.1 में जब क्वेश्चन करे थे, अगर आपने 11.1 के क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे क्या हुआ था। एक फैमिली थी जिसमें 2 भाई बहन थे, भाई का नाम रियान था, उसके रूम का हमने ये बनाया था। उसको देखना था कि उसका जो रूम है वो कैसा लगेगा सामान अरेंज करने के बाद, उसको समझना था। तो हमने ये उसका ग्राफ बनाया था। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ था, इसको हमने समझा था एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, उसे ना एक टेबल जो है वो रखना है अपने रूम में, जिसके 3 लेग्स के पॉइंट दिए हुए हैं, 8 9 11 9 और 11 7। तो पहले तो इन पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ग्राफ है उसमें प्लॉट करना पड़ेगा। सो इसको मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि हमें क्या है, पॉइंट्स क्या है, पहला है 8 9। तो देखिए पहला वाला जो है वो x का है, बाद वाला y का है। तो x का 8 और y का 9। अगर आप देखेंगे
x का 8 ये जा रहा है और y का 9 ये जा रहा है। कहाँ जाके मिल रहे हैं दोनों? यहाँ पर जहां भी ये मिल रहा है वो पॉइंट क्या हो गया आपका 8 9, ये हो गया 8 9। इसी तरह से 11 9 देख लेंगे, x का 11 y का 9 यानी यहाँ कहीं आके मिलेगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका 11 9, ठीक है। और 11 7 x ये 11 और ये 7 ये आके कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर ये हो गया आपका 11 7, ओके। तो हमें 3 लेग्स दिए हुए हैं, तो हमसे पूछा है Where will be the fourth foot of the table be? चौथा लेग कहाँ होगा? तो अब इस चीज को यहाँ समझिए, कोई भी एक रेक्टेंगुलर टेबल है, रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता है A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो ये कहाँ होगा? यहाँ से A के सामने और यहाँ से C के सामने, यानी इसके और इसके वाले पॉइंट पे यहाँ कहीं आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी यहाँ, ठीक है। तो कहाँ जाके मिल रहा है ये? यहाँ से है 8, x की तरफ से है 8 और y की तरफ से है 7, ठीक है। तो इसका हम आंसर यहाँ लिख देते हैं, आंसर नंबर 1 क्या है? Where will be the fourth foot of the table? Fourth foot of the table will be at 8 7, okay? So ये तो हमारा गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या है? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल के लिए एक अच्छा स्पॉट है? तो देखिए, अच्छा स्पॉट आपका कोई भी रूम है, इस अच्छा स्पॉट हम ग्राफ से नहीं बता सकते। ग्राफ में तो हमने देख लिया कि हाँ यहाँ टेबल आ रही है। भाई कोई भी चीज आपको अपने रूम में रखनी है, तो ये तो आपके रूम पे डिपेंड करता है ना कि आपके रूम में कितना सामान है, कहाँ आपको रखना है। तो हम पहले रूम पे देखेंगे कि रूम में टेबल कहाँ पे आ रही है। देखिए क्या है 8 9, यहाँ भी हमें प्लॉट करना पड़ेगा। 8 ये रहा और 9 ये रहा, यानी यहाँ, ठीक है। 11 9 यानी यहाँ आ रहा है। जैसे हमने ग्राफ में प्लॉट करा था ना, वैसे प्लॉट कर रही हूँ मैं। x का 8 y का 9, x का 11 y का 9, 11 7 x का 11 y का 7 ये, और 8 7 चौथा लेग अभी हमने निकाला ये। यानी आपकी जो टेबल है, रेयान की जो टेबल है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। हमसे ये कहा इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल के लिए एक अच्छी जगह है स्टडी टेबल रखने के लिए? तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि देखिए रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको टेबल यहाँ रखने से उसे कोई आसपास का सामान में प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसके पास यहाँ जाने का भी स्पेस है, यहाँ का भी स्पेस है, प्रॉपर वॉकिंग स्पेस उसको मिल रहा है। दूसरा, स्टडी टेबल वॉल के सामने है तो अच्छी बात है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो जैसे हमसे रीजन तो पूछा नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। यस, इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ठीक है। अगर रीजन पूछे तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के बीच में नहीं आ रहा, कॉर्नर में आ रहा है, प्रॉपर स्पेस की जगह मिल रही है उसको चलने के लिए। तो ये आप अगर रीजन पूछे तो लिख सकते हैं। थर्ड क्या है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? अच्छा, अब देखिए इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्या कहा है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, और लेंथ भी निकालना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, आपकी टेबल ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूं, ठीक है। अब विड्थ निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर हम ये मान लें कि ये लेंथ है और ये विड्थ है, किसी को भी लेंथ किसी को भी विड्थ मान सकते हैं। अब ये विड्थ है और ये लेंथ। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो देखिए x के पॉइंट्स क्या हैं। इसको अगर मैं नीचे लाऊं, यहाँ आ रहा है 11 और इसको नीचे लाऊं तो यहाँ आ रहा है 8। 11 minus 8 is 3, तो 3 यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी? लेंथ। इसी तरह से इसको यहाँ लेकर जाए तो ये है 7 और यहाँ लेके जाए तो ये है 9। 9 minus 7 is 2, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि
कि हम क्या लिख लें, लेंथ क्या है 11 माइनस 8 यानी 3 यूनिट, और विड्थ क्या होगी 9 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है, आप डायरेक्ट ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं। लेंथ मतलब ऐसे में कितने बॉक्सेस है 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं 3 यूनिट, 1 2, विड्थ क्या है 2 यूनिट्स। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, लेंथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि अलोंग एक्स एक्सिस लिए मैंने, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को लिए है ना, तो 11 माइनस 8 यानी 3 यूनिट्स, या आप इसको 3 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर हमें बताया हुआ है। विड्थ क्या है अलोंग वाई एक्सिस पे लिया है हमने विड्थ। ठीक है, तो 9 माइनस 7 यानी कि, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे हमसे एक चीज और पूछी है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इससे हाइट ऑफ द टेबल भी निकाल सकते हैं? तो नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये 2 डायमेंशनल है। अगर हमें किसी भी चीज की हाइट चाहिए तो हमें z एक्सिस भी चाहिए, 3 एक्सिस होते हैं ना, 3 डायमेंशन चाहिए हमें। ठीक है, किसी भी चीज को जब आप, ये फ्लोर मैप है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फ्लोर का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको बेड भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेड कितना ऊंचा है। भाई आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, लेकिन कितना ऊंचा है ये बेड ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, इसी तरह देखिए वार्डरोब भी, लंबाई चौड़ाई आपको समझ में आ रही है वार्डरोब की, लेकिन हाइट कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मैप है, 2D मैप है। ठीक है, तो हम किसी भी 2D से 3 चीजें नहीं निकाल सकते। तो कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? We can't find the height of the table. रीजन पूछा नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, because figure 11.5 is a 2D map. Okay, so moving on to question number 2. Question number 2 में हमसे क्या कहा है, if the bathroom door has a hinge at B1. तो देखिए ये इसका रूम है, ये बाथरूम है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B1। ठीक है, अगर इसका जो डोर है, बाथरूम का डोर है, वो B1 की तरफ हिंज हो, हिंज मतलब पता है क्या होता है, जो लॉक होता है ना, जहाँ से गेट खुलता है, जहाँ से गेट जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये वॉल है और ये आपका गेट है, तो ये क्या हो जाएगा इसका हिंज, जहाँ से ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो कहाँ से हो रहा है ये B1 से B2 तक आपका बाथरूम का गेट है। तो अगर इसका हिंज B1 पे है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वॉर्डरोब? और ये बेडरूम की तरफ खुल रहा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 यूनिट का है, तो अगर ये बेडरूम की तरफ खुलेगा यानी ये आपका गेट है अभी। ठीक है, अब जब ये खुलेगा तो ये 2 यूनिट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो खुलेगा ना गेट, अगर आपका कोई गेट है तो वो ऐसे ओपन होगा। ठीक है, तो अब आपका गेट ये हो गया, तो क्या ये वार्डरोब पे आके हिट कर रहा है? देखिए 2 यूनिट यहाँ पे था, तो 2 ही यूनिट आप यहाँ पे लेंगे, तो गेट यहाँ तक आएगा, तो ये वार्डरोब में हिट नहीं कर रहा। तो आंसर नंबर 2, नो, it will not hit the wardrobe. ये wardrobe को hit नहीं कर रहा। ठीक है, are there any changes would you suggest if the door is made wider? अच्छा, अब जब इसको चौड़ा करना चाहें, अब उसको ना इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करेंगे? तो अगर इसको अब बाथरूम का गेट अगर चौड़ा करना है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी भी साइड चौड़ा करे, इस साइड या इस साइड, जिस भी साइड, तो ये 1 यूनिट तक ही चौड़ा कर सकता है, क्योंकि 1 यूनिट से ज्यादा अगर इसने चौड़ा करा तो वो आके वार्डरोब पे टकराएगा। ठीक है, तो आपके क्या सजेशन होंगे?
तो bathroom door can be made wider up to 1 unit easily. एक यूनिट तो आराम से वो कर सकता है. अगर एक यूनिट से ज्यादा उसे करना है, अब मान लो उसको यहाँ पे 2 यूनिट करना है, तो क्या होगा, ये वार्डरोब से आके टकराएगा. तो अगर इसको चौड़ा करना है तो इसको वार्डरोब ना उधर शिफ्ट करना होगी, रूम में कहीं भी या थोड़ा सा उस तरफ भी शिफ्ट कर सकता है. तो हम क्या लिखेंगे इसको, इफ ही wants to make it more wider, अगर इससे भी ज्यादा चौड़ा करना है, एक यूनिट से ज्यादा, then the location of wardrobe must be changed. wardrobe की जगह उसको चेंज करनी पड़ेगी. ओके, सो ये इसका आंसर आ गया. बहुत बेसिक सा लॉजिकल वाले आंसर्स थे, इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था. क्वेश्चन नंबर 1 में तो फिर भी थोड़ा सा सॉल्व करने को था, क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको सारा पिक्चर में देख के ही करना था. तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.